हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सर विनय कुमार बिंद एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जेई मेंस पेपर सॉल्यूशन, जो कि 4 अप्रैल 2024 का शिफ्ट 1 का पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या दिया है, वो आपका बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से है ना। क्या लिखा, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एल ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर होता है। अगर हम उसकी बात करें तो इसमें ओपन स्ट्रक्चर क्या होता है, CHO। ठीक है, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और लास्ट में यहाँ होता है CH2OH। तो यहाँ पर होता है OH, H और फिर यहाँ से OH और यहाँ से OH। यहाँ पर OH है तो यहाँ पर H होगा, यहाँ पर OH और यहाँ पर H, यहाँ पर OH। और नंबरिंग बात करें तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आप ध्यान रखो थर्ड कार्बन पे है ना H जो है वो कहाँ पर है, राइट हैंड साइड। तो ये अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये आपका क्या है, डी ग्लूकोज। हम कैसे डिसाइड करते हैं कि बॉटम कार्बन से जो OH की पोजीशन अगर वो राइट हैंड साइड में है तो वो क्या होता है, डी ग्लूकोज। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है कि इसका एल फॉर्म क्या होगा। एल फॉर्म की अगर स्ट्रक्चर बताया तो ये CHO तो सेम टू ऐसे ही रहेगा। बाकी यहाँ पर 1 2 3 4 5 और लास्ट में यहाँ पर आएगा CH2OH, है ना। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड कार्बन OH है राइट साइड में, तो यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट साइड में यहाँ पर H इधर होगा, है ना। और इस केस में OH यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा और ये तो ऐसे ही रहेगा। तो मतलब यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H। तो ये जो है वो बना आपका एल ग्लूकोज और यही आपका आंसर था। ठीक है, इसका मिरर इमेज बनाएंगे डी का तो उसका एल ही बनेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा कौन सा बन जाएगा, फर्स्ट आंसर जो इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपका ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में अगर सेकंड में क्या दिया है कि हाउ मेनी स्ट्रक्चर आइसोमर आर इन, अब ध्यान रखिए फॉर्मूला क्या दिया है, C7H16। एल्केन का आपने चेन आइसोमर पढ़ा होगा, तो मैं एक टेबल आपको पढ़ाई गई होगी कि यहाँ पर जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एल्केन कंपाउंड की। ठीक है, और इस साइड जो है नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होंगे ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए फर्स्ट 3 जो मेंबर एल्केन को होते हैं, दैट मीन्स मीथेन की हम बात करें या फिर इथेन की बात करें और या फिर प्रोपेन की बात करें, इनके कोई भी आइसोमर पॉसिबल नहीं है कि इनका कोई भी स्ट्रक्चर बनाएंगे वो स्ट्रक्चर लगभग सेम होगा। अब बात करें हम ब्यूटेन का, तो ब्यूटेन जो होता है C4H10, इसके टोटल कितने, 2 आइसोमर होते हैं। पेंटेन की अगर बात की जाए, है ना, इसके टोटल 3 आइसोमर होते हैं। हेक्सेन की बात की जाए, है ना, इसके टोटल 5 आइसोमर होते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हेप्टेन का बात किया हुआ है ना, तो 16, इसके टोटल 9 आइसोमर होते हैं। और अगर ऑक्टेन की बात की जाए तो इसके टोटल 18 होते हैं। और नॉनेन जो होता है इसके टोटल 35 आइसोमर होते हैं। और डेकेन जो होता है इसके टोटल 75 आइसोमर होते हैं। ठीक है, तो मैंने लगभग यहाँ पर 10 कार्बन तक सबके बता दिए। आपका जो आंसर बनेगा वो यही है। ठीक है, कि हेप्टेन के टोटल आइसोमर कितने होते हैं, 9। इसका जो आंसर बनेगा वो आपका फोर्थ आंसर होगा 9। ओके, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है विच ऑफ फॉलोइंग हैज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट इस क्वेश्चन में आपको ड्रॉ करके देखना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं अगर NH3 का, तो NH3 में नाइट्रोजन जो है सेंट्रल एटम, इसके पास लोन पेयर है और इसका पिरामिडल ज्योमेट्री होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और एक लोन पेयर। तो अगर इसमें मैं डाइपोल मोमेंट ड्रॉ करूँ, इसमें हाइड्रोजन नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा, तो डाइपोलमेंट का डायरेक्शन जो होगा नाइट्रोजन की तरफ होगा। और लोन पेयर हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मानते हैं। तो इसका जो नेट डाइपोलमेंट आ रहा है उसमें क्या हो रहा है, इन तीनों का रिजल्टेंट भी कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो इसमें डाइपोलमेंट ऐड हो रहा है ना, तो इसका डाइपोलमेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा।
ठीक है, इसमें एडिशन हो रहा है। और अगर मैं बात करूँ NF3 में, तो NF3 में इसका भी पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा और ये केमिकल बॉन्डिंग का है। ये दो क्वेश्चन थ्योरेटिकल में भी है। NH3 NF3 में डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होता है? NH3 का। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसका डायपोल मोमेंट पार्सली यहाँ पर क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जा रहे हैं ना। यहाँ पर जीरो नहीं होगा, ध्यान रखिए, पार्सली कैंसिल हो रहे हैं, तो इसका भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, बट NH3 का NF3 से ज़्यादा होगा। अब बात करें PCl5, इसका जो ज्योमेट्री होगा वो ट्राइगोनल क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, है ना, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है। अब इनका डायपोलमेंट आप ड्रॉ करो, तो फॉस्फोरस और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है? क्लोरीन की, है ना। इनका डायपोलमेंट इधर आएगा और सेंट्रल एटम से क्लोरीन का इस साइड में, तो ये इनका रिजल्टेंट इधर जा रहा है और इसका रिजल्टेंट इधर, ये एक दूसरे कैंसिल आउट, और इसका अबोव द प्लेन, इसका बिलो द प्लेन, तो ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट। इसका डायपोलमेंट जो आएगा वो इक्वल टू जीरो आएगा, है ना। और CH4 ये भी रेगुलर ज्योमेट्री होता है। मीथेन का स्ट्रक्चर आप सबको पता है, CH4 टेट्राहेड्रल। इसमें डायपोलमेंट डाउनवर्ड, इसमें कार्बन की तरफ जाएगा, है ना। तो नेट जो आ रहा है यहाँ पर वो जीरो, तो इसका भी डायपोलमेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो सबसे ज़्यादा इसमें जो बन रहा है वो NH3 का बन रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क्या दिया है, विच आर फॉलोइंग सो वन ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट इट्स एलिमेंटल स्टेट। ठीक है, तो ये DNA ब्लॉक का क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर पता होगा। स्कैंडियम जो होता है सेकेंड, उसका क्या होता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो अगर मैं इन सारे ऑप्शन की बात करूँ तो स्कैंडियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3। बाकी अगर टाइटेनियम की बात करें तो टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 एंड +4 होता है। कोबाल्ट की बात की जाए तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इसका भी 2 3 एंड 4 होता है ना। और इसमें जो लास्ट एलिमेंट कौन है, निकल, Ni की बात करें इसका 2 3 एंड 4 होता है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बट स्कैंडियम जो है इसका एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है एलिमेंटल में +3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्कैंडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक ऑप्शन को देखना पड़ेगा, नाइट्रोजन है और इसके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 और एक निगेटिव चार्ज, तो टोटल हो गए 6। ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा, है ना, यहाँ से ये डबल बॉन्ड, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड हुए कितने, 3, और 3 का मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो ये आंसर तो नहीं होगा। अगर बात करें BCl3 की, बोरॉन के पास सेंट्रल एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 3 और 3 क्लोरीन, यहाँ से 3 सिंगल बॉन्ड, दैट मीन्स 3 सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है sp2, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बात करें अगर तीसरे ऑप्शन की, तो क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितने होते हैं, 7, है ना, हेलोजन फैमिली का है, और एक माइनस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। अब ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हैं, तो ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड, ये ट्रिक है जो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप ध्यान दो, सिग्मा बॉन्ड 2 हैं और 2 यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है, तो टोटल आ गया 4, 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, तो ये एक तो ये हो गया। और लास्ट ऑप्शन की हम बात करें तो क्लोरीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने, 7, एक माइनस मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन यहाँ पर टोटल कितने हैं, 3, तो तीनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर और एक लोन पेयर यहाँ पर, यहाँ पर भी 4 है, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि दो ऐसे स्पीसीज है जिनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, तो इसका आंसर जो फाइनल बनेगा 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स हैविंग इवन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना, इवन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर हर एक कॉम्प्लेक्स को ओपन करना होगा। तो अगर मैं बात करूँ कॉपर जो सेंट्रल एटम दिया हुआ है, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, और ये एक्सेप्शनल केस होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो यहाँ से आ जाएगा 3d10 एंड 4s1, है ना।
तो यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, ओके, क्योंकि वाटर न्यूट्रल लिगेंड होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो इसका जो बनेगा क्या बनेगा 3d9 and 4s0। अब डी में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है 9, तो डी में 9 इलेक्ट्रॉन है। इसमें आप इलेक्ट्रॉन अगर फिलअप करेंगे तो इन सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन, देन आप पेयरिंग करेंगे यहाँ से, तो 6 7 8 और 9, मतलब एक यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो एन की वैल्यू कितना आ रहा है 1, ओके। और हमें क्वेश्चन पूछा कितने इवन है, तो ये तो यहाँ से हो गया ऑड, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयरन का दूसरे ऑप्शन में। तो यहाँ पर आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या बनेगा 3d6 and 4s2। और आयरन का यहाँ पर +3 है, तो 3d में 4s में तो 0 होगा और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन 3d5, इसमें डी में 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे एन की वैल्यू 5 आ रहा है। हमें पूछा इवन, ये भी यहाँ से ऑड है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स का, और क्रोमियम का। क्रोमियम का भी एक्सेप्शनल केस है 3d4s, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्रोमियम का चार्ज कितना है +2, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 3d से एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 4 हो जाएगा और इसमें 0 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर n की वैल्यू आ रही है 4, और 4 एक क्या है इवन नंबर है, तो ये एक तो ये आंसर हो गया। तो लास्ट यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है निकल का, तो Ni, इसका एटॉमिक नंबर होता है 28, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो होगा 3d8 and 4s2। तो Ni पे कितना चार्ज है यहाँ पर +2, तो यहाँ से 3d में 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ से 4s में 0 होगा, और d में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है ना। एक इलेक्ट्रॉन अगर फिलअप करोगे तो 5 में एक एक इलेक्ट्रॉन, फिर 6 7 और 8, तो यहाँ पर भी n की वैल्यू कितनी आ रही है 2, मतलब ये भी इवन है, तो इसका जो आंसर बनेगा, दो ऐसे कॉम्प्लेक्स है जो इवन में शो करते हैं, क्रोमियम एंड निकल वाला को जो कॉम्प्लेक्स, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, इफ EMF ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 0 प्योर वाटर, देन प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इन बार, है ना। तो यहाँ पर नर्स्ट इक्वेशन आपको अप्लाई करना होगा। तो नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई n लॉग, और यहाँ पर हाइड्रोजन है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, और डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर H+, है ना। अब यहाँ पर अगर रिएक्शन की हम बात करें तो हाइड्रोजन जो होता है H+, है ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गेन करके कन्वर्ट किस में हो रहा है H2 में। तो अगर इसको कोई बैलेंस करे तो यहाँ 2 कर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर H+ के पावर में 2 होगा, और हाइड्रोजन यहाँ पर इतना ही रहेगा, है ना, 1 ही रहेगा। अब क्वेश्चन में ध्यान रखना है, ये तो अपना हो गया नस्ट इक्वेशन, है ना। अब SHE के लिए इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 0 दिया, और स्टैंडर्ड SHE आपने पढ़ा इसका 0 ही होता है, तो यहाँ से ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो 0 इक्वल टू 0.059 डिवाइड बाई एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर n 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और लॉग पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन और H+ इसका स्क्वायर, तो ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। तो फाइनली जो बनेगा, आप सबको पता है कि आयनिक फेज में आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कितना होता है 10⁻⁻7 होता है H+ की वैल्यू। तो यहाँ से जो आंसर बनेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन वो हो जाएगा 10⁻⁻7 और इसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, तो आंसर आ जाएगा 10⁻14, इसका आंसर होगा। तो इसका जो बनेगा फर्स्ट आंसर बनेगा 10⁻14। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इसमें क्या दिया, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, इक्वल नंबर ऑफ मोल ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज गिवन। तो हालांकि ये स्टेट्स ऑफ मैटर का क्वेश्चन है, तो इसमें रिलेशन होता है P = DRT/m, ये एक रिलेशन होता है।
दैट मीन्स प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी होता है ना। आर एम यहाँ मोलर मास है, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर है। तो प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा डेंसिटी भी वैसे वैसे बढ़ेगी। तो इस ग्राफ में हम कैसे देखेंगे, देखो सिंपल सा एक ट्रिक बताता हूँ आपको। इस ग्राफ में जैसे मान लीजिए यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर के बीच ग्राफ दिया हुआ है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर डेंसिटी 1 दिया है, मान लीजिए डेंसिटी 2 है, डेंसिटी 3 है। हमें देखना है कौन सी डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो आप क्या करिए कि इसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लीजिए। चलिए मान लीजिए लाइन कांस्टेंट हो गया, ओके। तो यहाँ पर देखिए प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा होगा P1, उसके बाद प्रेशर यहाँ पर कम होगा और यहाँ प्रेशर सबसे कम होगा। तो प्रेशर ज़्यादा तो ये जो डेंसिटी होगी वो भी ज़्यादा ही होगी, है ना। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, डेंसिटी। तो सिंपल सा हो गया कि यहाँ भाई ρ1 जो है वो ग्रेटर है और ρ2 उसके बाद, और सबसे कम जो डेंसिटी होगा ये होगा। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आंसर हो जाएगा कौन सा, सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें क्या दिया है, विच आर फॉलोइंग ए करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो अगर मैं सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट के सबकी बात करूँ तो इसमें कौन कौन आता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। जनरली हमने ये क्या पढ़ा है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती है ना, क्योंकि साइज यहाँ पर क्या होता है, घटता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस न्यूट्रल एटम। तो साइज जितना छोटा होगा एनर्जी उतना ज़्यादा लगाना होगा। बट यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, और वो होता है एक तो नोबल गैस के लिए, एक आपका 15th ग्रुप एलिमेंट जो है उसमें आता है, और एक आता है इसमें सेकेंड ग्रुप में। क्योंकि 15 ग्रुप में क्या होते हैं, हाफ फिल्ड होते हैं ऑर्बिटल, और ये क्या होते हैं, नोबल गैस है तो ये फील्ड ऑर्बिटल होते हैं। और यहाँ पर भी एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब ये भी फील्ड ऑर्बिटल होते हैं। इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी अपने आगे वाले एलिमेंट से ज़्यादा होती है ना। तो नोबल गैस का अपने पीरियड में सबसे ज़्यादा होगा। बात करते हैं ये जो हाफ फील्ड है, तो इसमें जो ऑर्डर बनेगा सबसे ज़्यादा होता है नोबल गैस का, फिर उसके बाद आएगा फ्लोरीन का। अब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा, देन ऑक्सीजन का आएगा, उसके बाद कार्बन का, उसके बाद बेरिलियम का, उसके बाद बोरॉन का, फिर लिथियम का। तो ध्यान दीजिए ये जो हाफ फील्ड फुल फील्ड है नोबल गैस के छोड़कर, वो अपने एडजेसेंट जो आगे वाले एलिमेंट्स हैं उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है ड्यू टू हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। तो इस क्वेश्चन में आपको आंसर मिल गया कि इसमें सबसे ज़्यादा जो बनेगा फ्लोरीन का, है ना। तो इसमें फ्लोरीन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है। तो ऐसा ऑप्शन आपको एक ही दिख रहा है, सेकेंड, जिसमें आपको फ्लोरीन ज़्यादा दिखा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो यहाँ पर ये आपका केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है ना। रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी के बीच का रिलेशन है। तो यहाँ पर जो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, जब भी रेट कांस्टेंट की वैल्यू मल्टीप्लाई होगा तो वहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, ऐड हो जाते हैं, तो जुड़ जाएगा। और डिवाइड में होगा तो वहाँ पर सब्सट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए K1 K2 मल्टीप्लाई हुआ, दैट मीन्स यहाँ पर जो ई ओवरऑल बनेगा, ओवरऑल जो वैल्यू है K1 K2 मल्टीप्लाई है, मतलब यहाँ से E A1 एक्टिवेशन एनर्जी 2, ये दोनों क्या होंगे, सम होंगे, और माइनस जो डिवाइड में K3 की वैल्यू, वहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, माइनस। अब यहाँ पर जो भी पूछे, जैसे यहाँ पर ओवरऑल पूछा हुआ है तो बस यही यहाँ पर रख दीजिए, है ना। ऑल की वैल्यू देना पड़ता, फिर इसको यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं इधर, और इसको माइनस कर देते हैं। फिलहाल मान लीजिए इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो कॉन्सेप्ट तो यही है, हमें ओवरऑल पूछा तो यहाँ पर 400 एक्टिवेशन एनर्जी 1 की वैल्यू और 300 इसका दिया है, और माइनस यहाँ से 200। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 700 माइनस 200 कितना आ जाएगा, यहाँ से 500 इसका आंसर होगा। इसका कौन सा आंसर आएगा, थर्ड। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। यहाँ पर दिया है विच ऑफ करेक्ट प्रोडक्ट इन बिलो गिवन रिएक्शन, ठीक है।
व्हाट इज द करेक्ट प्रोडक्ट इन बिलो गिवन रिएक्शन। तो आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है और इस रिएक्शन को अगर ध्यान से देखें तो ये आपका जो रिएक्शन है वो कौन सा रिएक्शन है, क्लेमेंसन रिएक्शन। ठीक है, क्लेमेंसन रिडक्शन आपने पढ़ा होगा, जिसमें क्या करते हैं, कार्बन आइल ग्रुप को कन्वर्ट करते हैं किसमें, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में। उल्फ किस्नर में भी सेम होता है, ये एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का क्वेश्चन है। तो हम अगर बात करें कि इसमें जो कंपाउंड दिया है तो कंपाउंड कुछ ऐसा दिया हुआ है ना, बेंजीन है और यहाँ एल्डिहाइड को मैं अगर ओपन कर स्ट्रक्चर करूँ तो ये होगा, और यहाँ से क्या होगा, कार्बन है और डबल बॉन्ड ओ और यहाँ से है CH3। ओके, यही होगा ओपन स्ट्रक्चर। आपको करना कुछ नहीं है कि जो Cu ग्रुप दिख रहा है, ये जो ग्रुप दिख रहा है इसी को कन्वर्ट कर देना है किसमें, CH2 में। तो इसी के प्लेस पे आपको क्या रख देना है, CH2, क्योंकि क्लेमेंसन रिडक्शन में कार्बोनाइल ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट करता है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपका आंसर फर्स्ट आपको दिख रहा है। ठीक है, इसको मैं कन्वर्ट करूँ तो ये कुछ ऐसा ही बनेगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, CH3, और यहाँ से क्या होगा, CH2 और CH3, और इसका बॉन्ड लाइन बनाएंगे तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से बन जाएगा, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, अमंग विच ऑफ फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ का अगर मैं ऑर्डर इसमें बनाऊँ तो सबसे ज़्यादा फॉर्मिक एसिड होगा, है ना, जो माइनस है उसको हमने H+ दे दिया तो यहाँ से ये बनेगा। उसके बाद एसिटिक एसिड, और उसके बाद जो यहाँ पर ऑर्डर बनेगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, हमने OH को दिया तो H2O बना, और उसके बाद यहाँ पर अल्कोहल, और उसके बाद बनेगा यहाँ से H2। ठीक है, अब ये इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, और हमें क्या पूछा है यहाँ पर, बेसिक स्ट्रेंथ। इसका जस्ट अपोजिट आप यहाँ से जो बन जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ, है ना। तो इसका जो आंसर बनेगा सबसे ज़्यादा होगा बेसिक सेकेंड का, देन यहाँ पर फिफ्थ का, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा सेकेंड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैलोमल। तो ये मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इन एनायन होता है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि आइडेंटिफाई द सुटेबल रिएजेंट X एंड Y फॉर अ गिवन रिएक्शन, है ना। तो यहाँ से इस रिएक्शन को हमें रिएजेंट पहचानना है, तो चलिए देखते हैं इसके रिएक्शन को। तो यहाँ पे देखिए जो कंपाउंड दिया हुआ है, स्टार्टिंग में यहाँ पे दिया हुआ है बेंजीन, और यहाँ से CH2, फिर CH2, और यहाँ से Br, इसका, और यहाँ पे दिया हुआ कितना, Cl। तो यहाँ से देखिए X क्या होगा, यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होने वाला है, क्योंकि देखिए ये आपका अल्फा कार्बन है और ये वाला बीटा कार्बन है। अगर मैंने HBr यहाँ से निकाला, है ना, और ये एलिमिनेशन होता है, ये इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, और जो होता है किसमें, एल्कोहलिक KOH या फिर NaOH आप ले सकते हो ना। यहाँ से कंपाउंड बनेगा क्या, यहाँ से बनेगा CH डबल बॉन्ड CH2, और क्लोरीन तो ऐसे ही रहेगा ना। अब उसके बाद यहाँ पे क्या दिया रिएक्शन में, ये तो हो गया अपना X, दैट मीन्स यहाँ पर अल्कोहलिक NaOH होगा, है ना। ये डाइल्यूट NaOH में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं Y क्या होगा। तो प्रोडक्ट आप ध्यान से देखो तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनाया है, यहाँ से CH और यहाँ पे Br, और यहाँ पर CH3, है ना, और ये क्लोरीन तो सेम टू सेम वैसे ही है। तो अगर मैंने इसका एसिडिक मीडियम में एडिशन करा दिया CH3CH, मतलब ये एसिटिक मीडियम में HBr, मतलब यहाँ से आप क्या लगाओगे, मार्को निको रूल। तो मार्को निको रूल क्या बोलता है कि नेगेटिव पार्ट जो है, मतलब Br माइनस जो है, ये Br माइनस और H+,
बी आर माइनस जाएगा इस कार्बन के पास और एच जाएगा इस कार्बन के पास, तो मार्को निकोरो में आपका ये प्रोडक्ट बनाएगा। तो इसका आंसर जो बनेगा वो थर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या दिया, कंपेयर द लिगेंड स्ट्रेंथ। अब यहाँ पर 4 लिगेंड्स दिए हुए हैं ना, तो अगर मैं ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर मैं स्ट्रेंथ का ऑर्डर बनाऊँ, जितने भी एनसीईआरटी में आपको लिगेंड के स्ट्रेंथ का ऑर्डर दिया, सबसे ज़्यादा होता है कार्बोनाइल का, है ना। देन यहाँ पर होता है CN का, देन उसके बाद होता है EN इथेन 1,2 डाइअमाइन, उसके बाद NH3, उसके बाद EDTA, है ना, उसके बाद NCS माइनस, उसके बाद वाटर आता है, उसके बाद आपका आता है ऑक्सीलेटो, उसके बाद यहाँ पर आता है OH माइनस, फिर उसके बाद हेलोजन के एलिमेंट का नंबर आता है सल्फाइड, उसके बाद Cl माइनस, है ना, SCN माइनस, उसके बाद आता है Br माइनस और सबसे कम होता है आयोडाइड। तो हमें तो इसमें सिर्फ 4 देखना है। तो जितने भी ऐसे लिगेंड्स है ना जिसमें CNP आ रहा है वो सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, और जिसमें भी लगभग एक ट्रिक है कि OX मतलब OX मतलब है ऑक्सीजन, हेलोजन और सल्फर जो आते हैं वो वीक लिगेंड होते हैं। तो फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो कार्बोनाइल सबसे स्ट्रॉन्गर होते हैं, तो पता ही है। और उसके बाद इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, है ना, उसके बाद यहाँ पर OH दिख रहा है, OH, और SCN तो यहाँ पर पीछे हुए हैं, और उसके बाद यहाँ पर फ्लोराइड आएगा, फिर आपका SCN सबसे पीछे है। इसका जो आंसर बनेगा फर्स्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, विच आर फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव द टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन बाय द हेल्प ऑफ एसिड में एक्सट्रैक्ट टेस्ट। तो ये जो टेस्ट होता है ये नाइट्रोजन एलिमेंट देता है और जिसमें कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए, इसके कंडीशन है। और इस टेस्ट में क्या होता है, सोडियम, कार्बन, नाइट्रोजन, इसको जब हीट करते हैं तो इसमें कंपाउंड बनाता है क्या, NaCN। तो मुझे हमें ऐसा कंपाउंड चाहिए जिसमें कार्बन नाइट्रोजन पक्का हो ही। तो अगर मैं बात करूँ हाइड्राजीन की, है ना, जो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया है कौन सा, हाइड्राजीन। तो इसका जो फॉर्मूला होता है NH2NH2। इसमें नाइट्रोजन तो है बट कार्बन नहीं है, तो ये टेस्ट यहाँ पर नहीं देने वाला। और बात करें हम फिनाइल हाइड्राजीन का, है ना, तो फिनाइल हाइड्राजीन का जो स्ट्रक्चर होता है, फिनाइल हाइड्राजीन, तो उसका क्या होता है, PH फिनाइल हो गया और यहाँ से NH NH2। तो इसमें नाइट्रोजन और यहाँ फिनाइल में कार्बन तो होगा ही। इसके अलावा हम बात करें यूरिया का, तो यूरिया का फॉर्मूला आप सबको पता है NH2CO NH2, तो ये भी यहाँ टेस्ट दे, भी टेस्ट देगा। ग्लाइसिन जो होता है, ठीक है, ग्लाइसिन उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है CH2 और COOH और यहाँ से होता है NH2, तो इसमें भी नाइट्रोजन कार्बन है, तो ये भी टेस्ट देगा। तो फाइनल आंसर जो बनेगा हाइड्राजीन जो है वो ये टेस्ट नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात की जाए तो इसमें दिया ड्यूरिंग द टेस्ट ऑफ ग्रुप 5 अमोनियम क्लोराइड टू अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाई ड्यू टू, यहाँ पर प्रेसिपिटेट के लिए होता है एक्सेस अमाउंट में, हम यहाँ पे डालते हैं तो यहाँ प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, तो इससे कंसनट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। इसका आंसर होगा टू डिक्रीज द कंसनट्रेशन ऑफ OH माइनस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या दिया, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। तो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की यहाँ पे बात की जाए तो ये जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, इसकी कंडीशन ही होती है कि जो भी एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए उसके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, है ना। तो पहला तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर हम बात करते हैं दूसरे स्टेटमेंट की, कि बेंजल्डिहाइड एंड इथेनॉल सो क्रॉस एल्डोल। अब क्रॉस एल्डोल में क्या होता है कि जो भी एल्डिहाइड्स या कीटोन होने चाहिए वो डिफरेंट होने चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ बेंजल्डिहाइड का, तो बेंजल्डिहाइड का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो कुछ ऐसा होता है ना। और इथेनॉल की हम बात करें तो इथेनॉल में CH3 और CH होता है, और इसको मैंने डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन कराया है, तो यहाँ से प्रोडक्ट बनाएगा। और प्रोडक्ट बनाने का ट्रिक क्या है, इसका मैंने ट्रिक अपलोड किया हुआ है। यहाँ से क्या करो, ये वाटर यहाँ से निकाल लीजिए, ठीक है, H2O निकलेगा।
और जो चीज़ बचा उसी को आप बस कंबाइन कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा, कार्बन, एस तो है ही इसके पास, सी एच और डबल बॉन्ड, और फिर यहाँ से सी एच और सी एच ओ, ये यहाँ पर इसका प्रोडक्ट बने। तो यहाँ पर क्रॉस एल्डोल पॉसिबल है, तो मतलब दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। किसी किसी सीट में ऐसा दिया कि ये क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट नहीं देंगे, तो फिर पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है और स्टेटमेंट 2 आपका क्या होता है, गलत। फिलहाल ये इस क्वेश्चन जो हमारे पास है इसमें क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। ओके, तो इसका फर्स्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन, अब यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो अगर मैं बात करूँ एनओ में, तो एनओ में टोटल जो इलेक्ट्रॉन है, हमें क्या निकालना है, टोटल इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 7, ऑक्सीजन का टोटल होता है 8, है ना। तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो जाएंगे, 15, है ना। तो इसमें हो जाएंगे 15 इलेक्ट्रॉन, और सी एन माइनस की बात की जाए तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन, और O2 माइनस की बात की तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन, O2 टू माइनस की बात की जाए तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, और O2 की बात की जाए तो इसमें 16 इलेक्ट्रॉन। तो आपसे पूछा है कि किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आपने एमओटी थ्योरी, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ा हुआ है ना। जिसके पास 12, 12, 14, 18 इलेक्ट्रॉन होते वो अनपेयर्ड होते हैं। ठीक है, उन पेयर्ड ऑर्बिटल। तो 15 की बात है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन करेंगे तो इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें, अगर आपसे यही पूछा कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 15 में 1 होंगे, 14 में 0 होंगे, 17 में भी 1 होंगे, 18 में 0 होंगे, और 16 में कितने होंगे, ये 2। ओके, तो इसका जो आंसर बनेगा वो 2 होगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ 15 और 17 में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर इसका हो जाएगा 2। ओके, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट विच डू नॉट यूज ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग एज पर देयर ग्रुप नंबर अमंग देम। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन के पास, 6। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन है ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यूज नहीं करता है ना, ये स्मॉल साइज है। सल्फर की बात, इसके पास भी 6 होते हैं बट ये 6 बॉन्ड बनाता है तो ये यूज करता है। अगर बात करें फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7, तो ये 7 बॉन्ड नहीं बनाता है, तो ये भी 7 बॉन्ड पूरा इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज नहीं करता है। बात करें नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और ये भी नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाता, भले ही 5 है तो ये 3 बॉन्ड बनाता है, ये भी आपका हो जाएगा। और कार्बन की बात करें, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और ये चारों बॉन्ड यूज करता है, सिलिकॉन भी 4 बॉन्ड बनाता है, सेमीकंडक्टर में यूज होता है। तो आप इस क्वेश्चन का मतलब यही था कि कैसे इसमें ऐसे कितने एलिमेंट है जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में यूज किया, जैसे कार्बन के पास 4 है, 4 बॉन्ड यूज करता है, सिलिकॉन जो होता है 4, चारों बॉन्ड यूज करता है, सल्फर जो होता है 6 इलेक्ट्रॉन, ये टोटल 6 बॉन्ड यहाँ पर यूज करता है। इसमें सिर्फ आंसर कितना हो जाएगा, 3। कौन कौन सा, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ये अपने टोटल वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है वो टोटल बॉन्डिंग में यूज नहीं करते। ओके, इस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का। आपको रिएक्शन दिया है, फाइंड द सम ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इन अ बोथ प्रोडक्ट। तो हम बात करते हैं, अगर KMnO4 सबको पता है पोटेशियम, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का। इसमें आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है और बोला है क्वेश्चन में फाइंड द सम ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इन बोथ प्रोडक्ट। तो बात करते हैं हम पोटेशियम पर मैंगनेट की, तो KMnO4 इसका फॉर्मूला है ना। और पोटेशियम पर मैग्नेट पर्पल कलर का होता है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 7। तो अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ, सेंट्रल एटम मैंगनीज का, तो 3D4S, क्योंकि एटॉमिक नंबर होता है 25, तो 2 इसमें और 5 इलेक्ट्रॉन इसमें।
और इसमें से हमें क्या करना है, Mn जो है +7 है, तो 7 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें लूज़ करेंगे तो 3D में 0 और 4s में 0, मतलब यहाँ पर n की वैल्यू आ गई 0। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, n+2, तो वो भी कितना हो जाएगा, 0। तो दूसरा इसमें जो प्रोडक्ट दिया हुआ है, क्या दिया है, MnO2, और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +4, और Mn+4 का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन करेंगे तो 3D4s, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकालेंगे हो जाएगा 0, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे तो वो हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 3, तो n की वैल्यू आ गई 3। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट जब निकालेंगे तो 3 + 2 है ना, यहाँ से कितना आएगा, √15, और इसकी वैल्यू 3.87। तो दोनों को जब सम करेंगे 0 + 3.87, तो अप्रोक्स जो इंटीजर टाइप का है, तो 4 इसका आंसर बनेगा। ओके, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का। तो यहाँ पर 2 मोलर 2 ml सोल्यूशन ऑफ KMnO4 इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 20 ml ऑक्जेलिक एसिड, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। तो यहाँ पर जो ऑक्जेलिक एसिड होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला COOH और COOH। इसका जो n फैक्टर होगा वो कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि 2 H+ आयन यहाँ रिलीज करेगा। और KMnO4 जो होता है ना, इसका जो n फैक्टर होता है 5, है ना, क्योंकि एसिडिक मीडियम में ये इसमें +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से किस में जाता है, +2 में जाता है। तो चेंजेस कितना आएगा, 5 का, तो n की वैल्यू होती है 5, आपने प्रैक्टिकल में भी देखा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n फैक्टर इंटू मोलरिटी M1V1 और इक्वल टू होगा n फैक्टर दूसरे कंपाउंड के इंटू M2V2। सपोज ये अपना ऑक्जेलिक एसिड साइड है और इस साइड है KMnO4 हमने लिया हुआ है, तो बस यहाँ वैल्यू पुटअप कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। तो इसको चलो सॉल्व करें। तो KMnO4 का n फैक्टर कितना है, 5, और मोलरिटी दिया है 2, और वॉल्यूम दिया है 2, इक्वल टू अपने को इसका मोलरिटी फाइंड करना, ऑक्जेलिक एसिड का n फैक्टर 2 है और वॉल्यूम दिया है 20। तो M2 की जो वैल्यू आएगी कितना हो जाएगा, ये 20 डिवाइड बाई 40, तो M2 की वैल्यू आ जाएगा 0.5। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। अच्छा क्वेश्चन है दिया, यहाँ पर क्या है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, यहाँ से x/r0 दिया है ना, फिर r क्या है, बोर ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस है, और हाइड्रोजन एटम। तो आपको यहाँ पे जो वेवलेंथ दिया हुआ है x, और यहाँ पर πr0, हमें x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है ना। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है, तो टोटल जो डिस्टेंस हुआ वेवलेंथ से रिलेशन वो होता है 2πr इक्वल टू n लैम्डा, और वेवलेंथ निकालोगे तो 2πr डिवाइड बाई यहाँ से हो जाएगा n, है ना। अब हमें यहाँ से पूरा फोकस जो है रेडियस का, तो रेडियस होता है क्या, इसका फॉर्मूला जनरल nth ऑर्बिट के लिए 0.52 इंटू n² होता है ना, ये nth ऑर्बिट का रेडियस का फॉर्मूला होता है। तो 0.52 इंटू फोर्थ ऑर्बिट बोला, तो यहाँ से 4 का स्क्वायर होगा, और हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना। तो यहाँ से क्या आया, ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है, तो इसको डिनोट कर दिया A0 से, इंटू यहाँ से हो जाएगा 16, और यही वैल्यू r के प्लेस में यहाँ रख दीजिए। तो वेवलेंथ इक्वल टू हो जाएगा 2π16A0, और डिवाइड बाई यहाँ से क्या है, फोर्थ ऑर्बिट, n की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4, तो यहाँ 4 आप रख दीजिए। ओके, तो ये डिवाइड होएगा 4 आएगा, तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा 8πA0। तो ये जो है वही आपकी x की वैल्यू है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, 8। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। ये जो क्वेश्चन है, इफ वेट ऑफ NaCl 500 ml सोल्यूशन इक्वल्स एंड 5.85 ग्राम, हेंस कैलकुलेट द। सबसे आसान क्वेश्चन इस सेट का है। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई क्या होता है, मोलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, 5.85, NaCl का मोलर मास 58.5, वॉल्यूम कितना दिया है 500 ml, इसको लीटर में लेना है ना। तो ये हो गया 2 टाइम
और ये हो गया 0.1 इंटू 2, तो आंसर आ जाएगा 0.2। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा 0.2 इसका आंसर होगा। ओके, तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं न्यू सेट में। थैंक यू।